तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम कभी मल्टीवर्स के किसी ऐसे पॉकेट यूनिवर्स में मौजूद टाउन में फंस जाओ जहां पर सारे साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर मौजूद हैं, लेकिन वहां रहने वाले हर एक इंसान के अपने अलग टुकड़े हैं जिसके लिए वो अलग अलग डिवाइस बनाते हैं, जिससे वो टाइम ट्रेवल, बॉडी स्वैपिंग और टाइम मैनिपुलेशन जैसी सुपरनैचुरल साई-फाई एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं। तो अब अपने टाइम मशीन की कुर्सी की पेटी को बांध लो और चलो मेरे साथ इस पॉकेट यूनिवर्स में, जहाँ शायद आपको आपके जैसा भी कोई कैरेक्टर मिल जाए। और अगर आप लोगों को आपके जैसा कोई कैरेक्टर कहानी में मिलता है तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना, ताकि आपके कमेंट के जरिए हम लोग आपकी शख्सियत को जान सकें। और वैसे ये टाउन सच में काफी ज्यादा एडवांस था, जहाँ पर एक ही रूल था कि पढ़ाई करो और बढ़ो, क्योंकि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तो तुम्हें द लूप नाम की टाउन की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, जहाँ पर साइंटिस्ट आए दिन नए और एडवांस एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इवन कंपनी में एडवांस चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी कि कभी कभार कंपनी के पुराने बेस्ट एक्सपेरिमेंट को भी कबाड़ की तरह इधर उधर फेंक दिया जाता था। खैर, अभी लॉरेट नाम की लड़की अपने स्कूल से अपना टेस्ट देकर अपने घर पर वापस जाती है, जहाँ पर उसकी माँ एल्मा किसी आदमी से बहसबाजी कर रही थी। असल में एल्मा द लूप की ही एक बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने डार्क कोड नाम के एक बहुत ही खतरनाक एलिमेंट को द लूप से चुरा लिया था, ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी किसी थ्योरी को प्रूव कर सके। पर वो आदमी उसको समझाता है कि डार्क कोड सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और एल्मा और लॉरेट दोनों को ही उससे काफी खतरा हो सकता है। इसीलिए वो एल्मा से अगले दिन तक डार्क कोड को वापस करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। एल्मा असल में टाइम ट्रेवल के ऊपर काम कर रही थी और उसको पता था कि डार्क कोड में ब्लैक होल की एनर्जी मौजूद है, जिसकी मदद से ही वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहती थी और अपने काम में ही वो पूरा दिन लगी रहती थी, जिसकी वजह से लॉरेट को अपने सारे काम खुद करने पड़ते थे और एल्मा उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताती थी। लेकिन लॉरेट एल्मा को काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसके दिमाग में एल्मा के साथ समय बिताने का एक ही रास्ता था कि वो बड़ी होकर खुद भी द लूप में एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट बने और एल्मा के साथ उसके प्रोजेक्ट पर ही काम करे। एल्मा को लॉरेट की सोच काफी पसंद आती है और खाना खाते हुए उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वो वापस से अपने काम में लग जाती है। आगे जब रात के समय पर लॉरेट गाना चलाकर अपने रूम में डांस कर रही थी, तो भी अचानक से लाइट चली जाती है और नीचे से उसको अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फिर नीचे जाकर उसको पता चलता है कि एल्मा के डार्क कोड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए अचानक से उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग गई थी, जिससे वहां पर मौजूद खिड़की भी टूट जाती है। उसको देखकर लॉरेट डरते हुए वापस से अपने रूम में चली जाती है और सुबह तक बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन रात में भी उसको सपने में डार्क कोड ही नजर आता है। फिर इसके बाद सुबह आंख खुलने पर वो सबसे पहले तो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और बाद में एल्मा के रूम के बाहर भी चाय का थर्मस रखकर वो तुरंत ही कचरे के डब्बे को घसीटती हुई अपने स्कूल में जाने लगती है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि कल वाले टेस्ट में उसको काफी ज्यादा अच्छे नंबर मिले थे और टाउन का रूल था कि किसी भी बच्चे के अगर अच्छे नंबर आते हैं तो वो मार्कशीट को दिखाकर टूर करने के लिए द लूप में जा सकता था। इसीलिए लॉरेट खुश होकर तुरंत ही एल्मा से मिलने के लिए द लूप कंपनी में जाने लगती है, मगर वहां जाकर उसको पता चलता है कि आज एल्मा काम पर आई ही नहीं थी। ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात होती है। इसीलिए लॉरेट अभी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने घर पर वापस चली जाती है, लेकिन घर के पास पहुंचते ही उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि अचानक से उसका पूरा का पूरा घर ही गायब हो चुका था। उसके प्लॉट एरिया के बीच में डार्क कोड का वही हिस्सा पड़ा हुआ था जिसको उसकी माँ द लूप कंपनी से चुरा लाई थी। तब लॉरेट डरते हुए उस हिस्से को उठाती है और अपनी माँ को ढूंढना चालू कर देती है। तब उसको पास में अपनी ही उम्र का एक छोटा बच्चा कोल दिखाई देता है, जो कि द लूप के ही एक कबाड़ पड़े रोबोट की तरफ बर्फ फेंक रहा था। और उससे बात करते हुए लॉरेट उसको अपनी माँ के बारे में और अपने बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर कोल उसको तुरंत ही अपनी माँ के पास लेकर जाने लगता है, क्योंकि वैसे तो वो एल्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पर क्योंकि उसकी माँ भी द लूप में ही एक साइंटिस्ट थी तो शायद वो उसकी मदद कर सकती थी। लेकिन वो भी काम में हमेशा बिजी होने की वजह से कोल और उसके बड़े भाई याकूब के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। इसीलिए कोल बस अपना गुस्सा उतारने के लिए उस रोबोट के ऊपर बर्फ फेंक रहा था। खैर, अभी के लिए जब कोल लॉरेट को मिलवाने के लिए अपनी माँ के पास जाता है तो उस समय पर भी उसकी माँ काम में बिजी होने की वजह से उसको डांट कर वहाँ से भगा देती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तब लॉरेट घर में कोल के पिता जॉर्ज को भी नोटिस करती है, जिनके पास एक बायोनिक हाथ था और वो भी अपने पास्ट के किसी ट्रॉमा की वजह से याकूब और कोल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। इसलिए कोल का भी आज तक सिर्फ एक ही दोस्त बना था, जो कि खुद उसका बड़ा भाई याकूब होता है। अभी जब कोल और लॉरेट याकूब के पास जाते हैं तो उस समय पर वो सुपरनोवा और ब्लैक होल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहा था, जिसके बारे में जब वो लॉरेट को बताता है तो लॉरेट भी इस बात को समझ जाती है कि उस डार्क कोर में असल में ब्लैक होल की एनर्जी है, जिसकी वजह से उसका घर और साथ ही एल्मा दोनों ही उसी में चले गए होंगे। इसीलिए अभी वो कोल को डार्क कोर दिखाती है, जो कि हवा में तैरने लग गया था, जो देखकर कोल खुद भी काफी ज्यादा शॉक होता है। अब वैसे तो लॉरेट को सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन अपनी माँ के जाने की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होती है
और वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो अभी भी कोल के साथ एल्मा को ढूंढना जारी रखती है और सीधा एल्मा की कंपनी द लूप के बाहर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद उनकी मुलाकात गेटिस नाम के गार्ड से हो गई थी, जिसको जब वो एल्मा के बारे में बताते हैं तो गेटिस सबसे पहले तो शॉक होते हुए सारे रिकॉर्ड को चेक करता है और बाद में वो उन्हें बताता है कि एल्मा नाम की कोई भी औरत आज तक लूप कंपनी में काम ही नहीं करती थी। ये बात जानकर तो कोल और लॉरेट के दिमाग के पूरी तरह से तोते उड़ गए थे, पर अभी के लिए वो वहां से चले जाते हैं। तब गेटिस तुरंत इस बारे में कोल की माँ को बताता है। एल्मा के नाम के बारे में सुनकर कोल की माँ भी पूरी तरह से दंग रह गई थी और अभी के लिए वो फर्श पर बैठकर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तब ये बात भी क्लियर होती है कि असल में उसके पास्ट में भी उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ही वो भी अपने किसी एक्सपेरिमेंट को खत्म करना चाहती थी। इसीलिए वो घर वालों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम में लगी रहती थी। वहीं कोल और लॉरेट दोनों ही अपनी अपनी मॉम के बारे में बात कर रही होती हैं और क्योंकि उन दोनों में से किसी की भी मॉम उन्हें टाइम नहीं दिया करती थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और तब लॉरेट कोल को हक करते हुए डिसाइड करती है कि बड़े होकर जब उसके बच्चे होंगे तो वो किसी भी हालत में अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी। खैर अभी उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोल उसको वापस से अपने घर में ले जाता है, जहाँ पर अभी के लिए कोल की मॉम मौजूद नहीं थी। इसीलिए वो लॉरेट का सामान देखने के लिए उसके रूम में चली जाती है। लेकिन पास में रखे एक बॉक्स को खोलने पर लॉरेट के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि कोल की मॉम के सामान में एक पुराना टेस्ट पेपर रखा हुआ था जो कि असल में लॉरेट का ही टेस्ट पेपर होता है और ये असल में वही टेस्ट पेपर था जो कि आज सुबह उसको उसके स्कूल से मिला था। तब वो कंफर्म करने के लिए तुरंत ही कोल से जाकर उसकी माँ का नाम पूछती है और सच में कोल की माँ का नाम लॉरेट ही था। ये सुनकर तो लॉरेट के पैरों तले जमीन में खिसक गई थी और उसको समझ में आ गया था कि असल में वो अपनी टाइमलाइन में है ही नहीं। उस डार्क कोर को छूने के बाद वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गई थी और कोल असल में उसका ही बेटा है। अब क्योंकि दोनों लॉरेट एक ही थी, इसीलिए छोटी वाली लॉरेट को ये बात समझ में आ जाती है कि उसको बड़ी वाली लॉरेट कहाँ पर मिलेगी। इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सबसे पहले तो वो दोनों एक दूसरे की नाक को टच करते हैं और उन दोनों की नाक पर सेम जगह पर नोज ब्रिज होने की वजह से उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो दोनों असल में एक ही हैं। फिर छोटी लॉरेट को बड़ी लॉरेट से एल्मा के बारे में पूछने पर पता चलता है कि एल्मा के गायब होने के बाद से वो कभी वापस ही नहीं आई थी। इसीलिए बड़े होकर लॉरेट ने भी उसके ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करना चालू कर दिया ताकि वो किसी तरह से पास्ट को चेंज करके एल्मा को अपने पास ही रख सके। तो बड़ी लॉरेट की सारी बातों को सुनने के बाद छोटी लॉरेट समझ गई थी कि कहीं ना कहीं अब एल्मा को बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो थोड़ी देर सोचने के बाद बड़ी लॉरेट को समझाती है कि अब उसको अपने पास्ट को भूलकर अपनी प्रेजेंट लाइफ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके बेटे याकूब और कोल दोनों की ही लाइफ बिल्कुल उसकी तरह बिना माँ बाप के जाएगी। बड़ी लॉरेट भी तब ये सारी बातें समझ जाती है और असल में ये सारी चीजें उसके बचपन में उसको भी किसी और बड़ी लॉरेट ने समझाई थी, मगर अपनी टाइमलाइन में वापस जाने के बाद जब वो सुबह सोकर उठी तो उसे लगा कि उसने ये सारी चीजें बस सपने में देखी हैं। इस बात के लिए भी वो छोटी लॉरेट को वार्न करती है और साथ ही उसे बताती है कि वापस जाने के बाद वो पढ़ लिख कर एक बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट बनी थी और उसको द लूप के मालिक गस के बेटे जॉर्ज से प्यार हो गया था, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और उनकी लाइफ में याकूब और कोल आए। ये सारी बातें सुनकर छोटी लॉरेट को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर क्योंकि उसके वापस जाने का समय आ चुका था इसीलिए बड़ी लॉरेट उसको अपने साथ द लूप के सेंटर में लेकर जाती है, जहाँ पर काफी सारे डार्क कोर से एक स्पेयर को बनाया गया था। उसका एक हिस्सा अभी के लिए छोटी लॉरेट के पास होता है, जिसको उस स्पेयर के साथ मिलाते ही वो स्पेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और उसको टच करते ही छोटी लॉरेट वापस से अपनी टाइमलाइन में पहुंच जाती है। उसके जाने के बाद बड़ी लॉरेट भी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए सबसे पहले तो अपने घर में जाकर कोल को हक करती है, जिससे कोल को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लॉरेट ने अब अपनी फैमिली के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चालू कर दिया था और वो चाहती थी कि याकूब भी द लूप का ही एक साइंटिस्ट बने, लेकिन याकूब को तो स्केचिंग करना पसंद था और वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। पर उसके काफी ज्यादा समझाने के बावजूद भी लॉरेट और जॉर्ज उसको साइंटिस्ट बनने के लिए फोर्स करते रहते हैं, जिस वजह से याकूब भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि वो वैसे भी काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट था और स्कूल में भी बस उसका एक डैनी नाम का दोस्त था। याकूब को अपनी क्लास की मिया नाम की एक लड़की काफी ज्यादा पसंद होती है, मगर याकूब के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो मिया के पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर सके। वहीं डैनी पूरी तरह से उसका उल्टा था, क्योंकि बेशक से वो पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मगर उसके एक्सट्रोवर्ट नेचर की वजह से क्लास की काफी सारी लड़कियां उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। खैर एक दिन गिटार की प्रैक्टिस करते हुए जब याकूब और डैनी आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उस समय पर याकूब को ये बात पता चलती है कि डैनी को द लूप में जॉब मिल गई थी और वो जल्दी ही उसको ज्वाइन भी करने वाला था। ये बात सुनकर याकूब वैसे तो डैनी के लिए काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डैनी से जेलसी भी हो रही थी, इसीलिए वो अपने घर पर जाकर मिया की ड्राइंग बनाने लगता है।
तब कोल भी उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अभी उससे सही से बात नहीं करता। खैर अब इसके अगली सुबह जब डैनी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक दीवार को पेंट कर रहा था, तब याकूब सबसे पहले तो उसके पास गांजा पीने के लिए आता है। और जब डैनी को उसके खराब मूड के बारे में पता चलता है तो उसका मूड सही करने के लिए उसको जंगल की तरफ ले जाता है, जहाँ पर जाकर वो इधर उधर घूमते हुए काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। मगर तभी अचानक से पास में उन्हें एक रोबोट दिखाई देता है, जिससे थोड़ा ही दूर एक अजीब तरह का पॉट भी पड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो लोग समझ गए थे कि लूप वालों के लिए अब उस मशीन की भी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए उन लोगों ने भी इस मशीन को बाहर फेंक दिया। तब गांजे के नशे में भंड याकूब तुरंत ही उस पॉट के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो गया था। और जब उसको होश आता है तो उस समय पर वो डैनी की बॉडी में था, और डैनी भी ना जाने कैसे पर वो याकूब के शरीर में चला गया था, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो पॉड असल में एक तरह का सोल स्वैपिंग डिवाइस है। इसीलिए जल्दी से वो डरते हुए वापस से अपनी बॉडी को एक्सचेंज करते हैं और इस बारे में बातें करने लगते हैं। मगर डैनी अभी के लिए अपनी लाइफ को जी कर पूरी तरह से बोर हो चुका था और वो अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करना चाहता था। इसीलिए वो याकूब से बात करके किसी तरह से उसको कन्विंस करता है कि वो बिना किसी को भी बताए एक दिन के लिए एक दूसरे की जिंदगी जिएंगे, जिस पर पहले तो याकूब ने मना कर दिया था, मगर बाद में वो मान जाता है। इसीलिए एक बार वापस से वो दोनों अपनी सोल्स को स्वैप करके वापस से शहर में चले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन दोनों को गस भी मिलता है, लेकिन गस को भी उन दोनों के ऊपर बिल्कुल शक नहीं होता। इसीलिए तब दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के काम पर जाने लग गए थे, जहाँ याकूब तो डैनी की बॉडी पर वापस से पेंट करने में लग गया था और वहीं डैनी याकूब के शरीर में याकूब के घर पर चला गया था। तब पेंट करते समय अचानक से याकूब के पास डैनी की गर्लफ्रेंड आती है, जो कि उसको डैनी समझकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, जो देखकर वर्जिन होने की वजह से पहले तो याकूब थोड़ा सा शर्माता है, लेकिन रोमांटिक लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए वो भी डैनी की गर्लफ्रेंड के साथ शुरू हो जाता है। इसके बाद उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसको डैनी की लाइफ बिंदास लग रही थी। कहीं ना कहीं अब उसके घर वाले भी उसको रोज ताने नहीं सुनाने वाले थे, इसीलिए वो तुरंत ही डैनी के घर पर जाकर वहाँ पर शावर लेता है। लेकिन अगले ही पल से उसे डैनी की प्रॉब्लम्स के बारे में समझ आने लगता है। असल में डैनी काफी ज्यादा गरीब फैमिली से था और उसकी फैमिली में उसकी एक छोटी बहन थी, जो कि सुन और बोल नहीं सकती थी। तो वो याकूब को डैनी समझकर उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साइन लैंग्वेज न आने की वजह से याकूब उससे बात नहीं कर पाता। साथ ही तब उसको डैनी की माँ से बात करके ये बात भी पता चलती है कि असल में डैनी को द लूप में कोई भी जॉब नहीं मिली थी और उसने बस सबके सामने कूल बनने के लिए वो झूठ बोला था। डैनी की माँ भी डैनी को काम करने के लिए बार बार फोर्स करती रहती थी ताकि उन लोगों के घर के हालात पूरी तरह से सही हो सके, लेकिन डैनी उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता था। अब आगे जब याकूब डैनी के रूम में जाता है तो वहाँ पर उसको डैनी की पेट एक स्पाइडर मिलती है, जिससे डरते हुए वो तुरंत ही उसको उठाकर उसके पेट हाउस में डाल देता है। फिर रात के समय में सोते वक्त उसको अपने घर के सपने आते हैं, जिनको देखकर जब वो उठता है तो उसे नीचे से डैनी और उसके मम्मी पापा की बहसबाजी करने की आवाज आती है, क्योंकि वो डैनी के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, मगर डैनी उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता था। खैर सुबह सुबह डैनी के पिता डैनी के रूम में आकर याकूब को उठाते हैं और उसके तैयार होने के बाद उसको अपनी पुरानी गाड़ी में स्कूल छोड़ने जाने लगते हैं। लेकिन वहीं डैनी को याकूब की लाइफ में जाने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो पूरी तरह से उसकी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। इसीलिए वो याकूब से एक दिन और इसी तरह से रहने को बोलता है, जिस पर ना चाहते हुए भी याकूब मान जाता है। मगर आज जब वो वापस से डैनी के काम को करने के लिए गया था, तब उस समय पर डैनी उसको उसकी बॉडी में मिया को किस करते हुए दिखाई देता है, जो देखने के बाद याकूब को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। इसी वजह से वो थोड़ी देर बाद डैनी से मिलने के लिए अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर जॉर्ज से मिलने पर वो उसको पापा बोलने वाला था, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल कर ऊपर डैनी के पास जाता है और उससे वापस से सोल स्वैप करने को बोलता है। लेकिन डैनी तो इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि याकूब की लाइफ में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी और साथ ही वो याकूब के दादा गस की मदद से द लूप में बहुत आराम से जॉब भी पा सकता था, जिसके बाद उसको छोटी मोटी जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी और वो अपनी जिंदगी को बहुत आराम से काट सकता था। ये बात सुनकर याकूब गुस्से में उसको मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है, जिसको सोल स्वैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसको लग रहा था कि शायद डैनी उसके बेटे याकूब को मार रहा है। इसीलिए तब वो गुस्से में डैनी के शरीर में मौजूद याकूब को वहां से भगा देता है और याकूब को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब याकूब को लगने लग गया था कि अगर वो वापस से उस सोल स्वैपिंग डिवाइस में जाएगा तो उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी में चली जाएगी। इसलिए वो जंगल में मौजूद उस खराब पड़े रोबोट को ढूंढता है और थोड़ी ही दूर पर मौजूद उस पॉड के अंदर चला जाता है, मगर उसकी सोच के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता। और रात के समय में जब डैनी याकूब के कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय पर जॉर्ज उसके पास आकर उसे बताता है कि डैनी गांव से गायब हो गया है।
तब शुरुआत में तो डैनी इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है, मगर अभी जब वो याकूब की ड्राइंग बुक को देखता है तो उस समय पर उसे मिया का स्केच दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे एहसास हो गया था कि याकूब सच में मिया को बहुत ज्यादा पसंद करता था। पर उसके बावजूद भी अभी वो अगले दिन स्कूल में जाकर सब चीजों को नॉर्मल दिखाता है, लेकिन वहाँ पर याकूब को ना पाकर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर बाद में जब मिया उससे मिलने के लिए आती है तो वो याकूब की बनाई गई ड्राइंग मिया को देता है, लेकिन जैसे ही वो उस ड्राइंग पर याकूब का नाम देखता है तो उसे याकूब की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और वो खुद भी भागता हुआ तुरंत ही उस पॉट के पास पहुंच जाता है। इस बार उस पॉट के पास वो रोबोट नहीं पड़ा हुआ था और साथ ही डैनी की बॉडी अनकॉन्शियस होकर उसी पॉट में पड़ी थी। ये देखकर डैनी तुरंत ही घबराता हुआ अपनी बॉडी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ पर उसे पूरी तरह से कोमा में डिक्लेयर कर दिया गया था। और वहाँ पर डैनी के पेरेंट पूरी तरह से परेशान होकर उसके सही होने का वेट कर रहे थे। याकूब की बॉडी में होने के बावजूद भी डैनी उन्हें नहीं बता सकता था कि वो उनका बेटा डैनी ही है, इसीलिए तब उसको और ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और इसके बाद जैसे ही वो बाहर जाता है वैसे ही डैनी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आकर उसको हक करते हुए और जोर जोर से रोने लगती है, जिससे कहीं ना कहीं डैनी को ये बात समझ आ गई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और ऐसा प्यार उसको कहीं पर भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तब परेशान होते हुए वो तुरंत ही वापस से उस पॉट के पास जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर लूप कंपनी वालों ने काफी सारे इंजीनियर को भेजकर उस मशीन को पूरी तरह से बर्बाद करवा दिया था, जो देखकर तो डैनी के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। तब वो सबसे पहले अपने घर में जाकर अपनी बहन से मिलता है, जो कि खुद भी उसके भाई डैनी के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। और तब डैनी उसको याकूब की बॉडी से ही साइन लैंग्वेज में समझाता है कि वो हमेशा उसके पास ही रहेगा। इसके बाद वो अपने बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोता है और उसको ये बात समझ आ गई थी कि किसी की भी लाइफ चुरा कर वो खुद कभी शांति से बिल्कुल नहीं जी सकता। अब रात के समय में जब वो याकूब के घर जाकर लॉरेट और जॉर्ज से बात करता है तो उस समय पर भी लॉरेट उसको याकूब समझकर ही द लूप में काम करने के लिए समझा रही थी, जिस पर डैनी तो एक बार में मान गया था। लेकिन रात में उसको याकूब के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और तभी उसको बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। नीचे आने पर वो बाहर उसी रोबोट को खड़ा हुआ देखता है जो कि उस पॉट के पास पड़ा हुआ था और उसको देखकर कहीं ना कहीं डैनी को ये बात समझ आ जाती है कि असल में सोल स्वैप करने के लिए उस पॉट के पास आना जरूरी था। और क्योंकि उस समय पर जब याकूब गुस्से में डैनी की बॉडी को लेकर उस पॉड में घुसा तो उस समय पर वो रोबोट ही वहाँ पर मौजूद था, जिसके साथ ही अब उसकी सोल स्वैप हो गई थी और याकूब हमेशा के लिए एक रोबोट के शरीर में फंस चुका था। तब रोबोट के शरीर को लेकर याकूब भी उदास होते हुए वहाँ से चला जाता है और डैनी को उसके लिए और ज्यादा बुरा लगने लगता है। वहीं याकूब के अजीब बिहेवियर की वजह से कोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने ग्रैंडफादर रस के साथ बिताया करता था। और अभी जब उसकी एक दिन रस के घर पर आंख खुलती है तो अपने पास में रखे जार के अंदर कुछ पैसों को नोटिस करता है, जिनको उसने तुरंत ले लिया था। इसके बाद वो रस के साथ जाकर थोड़ी देर के लिए गार्डनिंग करता है और वहाँ पर से अपने घर पर चला जाता है। इसके बाद रस जब अपनी वाइफ के पास जाता है तब जाकर वो उसको बताता है कि असल में कोल ने काफी सारे फायर फ्लाइज को पकड़कर उस जार के अंदर बंद कर दिया था और साथ ही उनमें होल भी नहीं करे थे, जिस वजह से जल्दी ही वो सारे के सारे फायर फ्लाइज मारे गए। और ताकि सुबह उठकर कोल को बुरा न लगे इसीलिए रस ने रात के समय में ही हर एक फायर फ्लाई की जगह पर उसमें एक कॉइन डाल दिया। खैर अब रस वहाँ पर से जब अपनी कंपनी में जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी वाइफ के जवानी के दिनों को याद करने लग गया था। पर तभी अचानक से डॉक्टर से उसको पता चलता है कि उसकी तबीयत असल में काफी ज्यादा खराब है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बात ने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था और वो जानता था कि ये बात जानने के बाद कोल को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए इस बात को समझाने के लिए वो कोल को अपने साथ एक बहुत ही बड़े स्पेयर के पास लेकर जाता है, जो कि अंदर से पूरी तरह से खोखला था और द लूप कंपनी ने ही उसको भी एक कबाड़ समझकर काफी समय पहले बाहर फेंक दिया था। उस डिवाइस की मदद से असल में जाना जा सकता था कि कौन इंसान कितना ज्यादा जिएगा। इसीलिए जैसे ही कोल उसके अंदर बोलना चालू करता है वैसे ही उसे अपनी 6 तरह की आवाज सुनाई देती है और अगर उन सारी वॉइस में कोई फर्क था तो वो था सिर्फ एज का। इसका मतलब कि कोल भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने वाला था, मगर अभी जब रस उस डिवाइस में बोलता है तो उसकी आवाज के अलावा वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आती, जिससे अब कोल को भी रस के इंटेंशन समझ में आ गए थे और वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने घर पर चला गया था। घर पर भी सब लोग रस की मौत के बारे में जानने के बाद काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद रस के पास उसकी कंपनी के अंदर कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो जरूर होगी जिसकी मदद से वो अपनी उम्र को बढ़ा सके। रस के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसीलिए वो सभी लोगों से उसकी डेथ को एक्सेप्ट करने को बोलता है और साथ ही उसने मरने से पहले लॉरेट को उसकी कंपनी का मालिक बना दिया था, क्योंकि लॉरेट असल में काफी ज्यादा समझदार थी और रस की नजर में सिर्फ वही थी जो कि उसके बाद कंपनी को अच्छे से चला सकती है। पर साथ ही वो उसको समझाता भी है कि उसने अपनी लाइफ में ज्यादातर समय अपने काम को दिया था, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को कभी भी समय नहीं दे पाया।
और अब जब वो अपनी फैमिली को समय देना चाहता था तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसीलिए वो लॉरेट से उसकी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने को बोलता है और वहां पर से वापस से कोल के पास चला जाता है। वो उसको अंधेरे के समय में एक स्ट्रीट लाइट के पास लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद वो उसको समझाता है कि अंधेरे के अंदर भी रोशनी हमेशा चमकती रहती है, इसीलिए उसको अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी मौजूद ना रह जाए और बाद में वो पॉजिटिव चीजों के साथ जहां पर भी जाए वहां पर वो किसी लाइट की तरह चमके। कोल को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई थी, मगर अभी भी उसको रस के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब उसी रात रस की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जहां पर धीरे धीरे अब उसकी याददाश्त भी जाने लग गई थी, जो देखकर कोल को और ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन याकूब को इन सब चीजों का इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर में असल में डैनी था, इसीलिए वो कोल को बार बार शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। मगर कोल के हिसाब से द लूप कंपनी में कोई ना कोई रास्ता जरूर होता जिसकी मदद से रस को बचाया जा सकता था। इसीलिए वो याकूब के साथ किसी तरह से उस कंपनी के अंदर घुस जाता है और सीधा उसी डार्क कोड के पास जाने लगता है, जिसकी मदद से छोटी वाली लॉरेट उसकी टाइमलाइन में आ गई थी। लेकिन उस समय पर बड़ी वाली लॉरेट खुद उसके पास आकर उसे समझाती है कि वो बेशक से कुछ भी कर ले पर वो टाइम को चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए फाइनली कोल भी रस की मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और रस की मौत हो जाने के बाद उसके फ्यूनरल के टाइम तक वो खुद भी काफी ज्यादा मैच्योर हो गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है कि जब हम लोग अपनी लाइफ में किसी को खो देते हैं तो उसके बाद एक मैच्योरिटी हमारे में अपने आप आ जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद वो रस को याद करते हुए वापस से उसी हॉलो स्फीयर के पास जाता है, जिसके अंदर जैसे ही उसने बोलना चालू करा था वैसे ही उसको उसके सामने फ्यूचर के सारे विजन्स आने लग गए थे कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से जिएगा, जो देखकर उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब उसको ये बात भी समझ आ जाती है कि द लूप कंपनी सच में लोगों की फैंटेसीज को हकीकत में कन्वर्ट करती थी। वेल अभी के लिए कोल अपने घर पर जाकर अपने पिता के पुराने सामान को देखने लगता है और तब उसमें उसको एक स्टन रॉड मिलती है। उसको देखकर वो उसका यूज करने ही लगा था कि तभी अचानक से जॉर्ज ने वहां पर आकर उससे वो स्टन रॉड ले ली थी और उसको वहां से भेजने के बाद वो उस पल के बारे में सोचने लग गया था जब एक समय पर वो उसी स्टन रॉड के साथ एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड पर फंस गया था। उस समय असल में जॉर्ज के सिर्फ 2 दोस्त थे जिन्होंने उसको शहर के पास मौजूद आइलैंड में एक मॉन्स्टर के होने के बारे में बताया था, जिसके बारे में पूरे शहर वाले बातें करते रहते थे। खैर शुरू में तो जॉर्ज को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन एक दिन वो एक डिवाइस को बनाकर आइलैंड से आ रहे सिग्नल को सुनता है तो सच में वहां पर किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिससे जॉर्ज और उसके दोस्तों के मन में क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तीनों अगले ही दिन एक बोट की मदद से उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर जॉर्ज नीचे उतरकर वहां पर लगे वार्निंग साइंस को देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसके दोनों दोस्त उसको प्रैंक करने के लिए उसी आइलैंड पर छोड़कर वहां से चले गए थे, जिससे जॉर्ज सच में काफी ज्यादा डर जाता है और पानी के अंदर जाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन पानी के अंदर उस समय पर एक समुद्री सांप मौजूद था जिसने उसके लेफ्ट आर्म में काट लिया था और क्योंकि जॉर्ज के पास अभी वापस जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी उसी स्टन रॉड को लेकर जंगल के बीच में चला जाता है, जहां पर उसको इंसानों के रहन सहन की तरह की काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं। साथ ही वहां के पेड़ों पर काफी बड़े बड़े पंजों के भी निशान थे, जिन्हें देखकर जॉर्ज को काफी ज्यादा डर लग रहा था। पर उसके बावजूद अभी वो जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ता रहता है, मगर उतने में ही वहां पर तूफान आने लग गया था, जिस वजह से जॉर्ज को पास में मौजूद एक पेड़ के ट्रंक के नीचे छुपना पड़ता है। साथ ही अब उसको उस मॉन्स्टर की भी आवाजें आने लग गई थी, जो कि शायद उसके पास में ही घूम रहा था। मगर जॉर्ज उस समय पर बस जैसे तैसे शांत रहकर उसी पेड़ के नीचे चुपचाप पड़ा रहता है और उसी दौरान उसकी आंख भी लग जाती है। तो उसको सपने में अपने रूम में काफी सारी चींटियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। मगर उठने पर उसको पता चलता है कि अभी भी वो उसी जंगल में मौजूद है और उसके घाव के ऊपर काफी सारी चींटियां चढ़ जाने से उसके अंदर से पस निकलने लग गई थी। ये देखकर वो तुरंत ही जल्दी से पास में जल रही आग के पास जाता है और एक गर्म नाइफ से अपने घाव को जलाकर उसकी इन्फेक्शन को फैलने से रोकने की कोशिश करने लगता है। पर उतने में ही वहां पर वो मॉन्स्टर आ गया था, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था और उसने बहुत ज्यादा हाईटेक सूट पहना था। वो मॉन्स्टर जैसे ही जॉर्ज को देखता है वैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जॉर्ज भी तब उसके ऊपर अपनी स्टन रॉड से हमला कर देता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे भागकर वापस से किनारे पर आ गया था, जहां पर पानी में कदम रखते ही वो बेहोश हो जाता है। पर किस्मत से उसके दोनों दोस्त तब तक वहां पर आ गए थे और जॉर्ज को बचा लिया गया था। लेकिन हाथ में इन्फेक्शन फैलने की वजह से हॉस्पिटल जाने पर उसके लेफ्ट आर्म को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान थी। साथ ही जॉर्ज को भी खुद के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने उन दोनों दोस्तों से बात करना भी बंद कर देता है और बाद में उसको एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए रस उसके लिए कंपनी की मदद से एक बायोनिक आर्म बनवा देता है। अब वैसे तो रस भी उस समय पर अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहता था,
मगर उस आइलैंड के मॉन्स्टर के बारे में उसे कुछ ना कुछ तो बहुत ही खास पता होता है। इसीलिए वो जॉर्ज के पास जाकर उसे उस मॉन्स्टर के बारे में किसी को कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। जॉर्ज भी तब इस पर मान गया था, पर क्योंकि अब उसकी लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी, इसलिए वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है और बड़े होने पर उसकी शादी लॉरेट से हो जाती है। लेकिन अभी भी उसको कभी कभी उस आइलैंड के सपने आया करते थे, जो कि उसके लिए एक ट्रॉमा बन चुके थे। ऐसे में उसको काफी ज्यादा डर लगा करता था और वो रस से जानना भी चाहता था कि उस आइलैंड पर असल में क्या मौजूद है। पर क्योंकि अब तक रस की मौत हो चुकी थी, इसीलिए जॉर्ज इस बारे में बात करने के लिए अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ जाकर उसको पता चलता है कि असल में उस आइलैंड पर कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। वो मॉन्स्टर असल में फर्स्ट जनरेशन का ह्यूमनॉइड रोबोट था, जो कि उसके डैड ने ही बनाया था। लेकिन उसके ह्यूमन इमोशन और साथ ही उसके अपीयरेंस को देखकर लोग उससे काफी ज्यादा डरने लग गए थे। इसीलिए बाद में रस ने उसको उसी आइलैंड पर छोड़ दिया, जो कि वहां पर भी अपने ह्यूमन इमोशंस की वजह से ह्यूमन की तरह ही रहने लग गया था। उसने जॉर्ज के ऊपर हमला भी सिर्फ इसी वजह से करा था क्योंकि जॉर्ज के हाथ में उस समय पर हथियार था और एक ह्यूमन की तरह वो भी उस हथियार को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। ये जानकर जॉर्ज को खुद से काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक वो उस आइलैंड पर मौजूद चीज को मॉन्स्टर ही मानता था और इसीलिए उसे यही लग रहा था कि अगर वो अब किसी को उसके बारे में बताएगा भी तो भी कोई उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। खैर, अब सच्चाई जानने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने डर को पूरी तरह से खत्म करेगा। इसीलिए वो रात के समय में तुरंत ही उस आइलैंड पर उस रोबोट से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर अभी भी वो रोबोट मौजूद था, बस उसके कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे। साथ ही जॉर्ज के करे गए अटैक की वजह से उसका लेफ्ट आर्म भी पूरी तरह से डिसेबल हो चुका था। इसीलिए जैसे ही वो जॉर्ज को देखता है तो सबसे पहले तो वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज ने भी तब अपने बायोनिक आर्म को नीचे गिरा दिया था, जो देखकर वो रोबोट भी समझ जाता है कि जॉर्ज ने भी उस इंसिडेंट में अपने हाथ को खो दिया था और अब ह्यूमन इमोशन होने की वजह से उसे भी जॉर्ज के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहीं पर रुक जाता है। और क्योंकि जॉर्ज भी अब अपने ट्रॉमा से पूरी तरह से वापस आ गया था, इसीलिए घर पर जाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन वहीं डैनी के पिता एड डैनी की हालत की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनका असली बेटा डैनी ही कोमा में था और असली डैनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि वो अपने डैड को सच्चाई बता सके। हॉस्पिटल के बिल्स भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, जिससे एड को और ज्यादा दिक्कत आने लगती है। साथ ही अब उसकी बीवी और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट होना भी चालू हो गई थी। इवन उसकी बेटी के गूंगे बहरे होने की वजह से कुछ बच्चे उसको स्कूल में काफी ज्यादा परेशान लगते थे, जिस सब का ही दोषी एड खुद को मानता था, क्योंकि उसके हिसाब से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना उसका ही काम था। इस बारे में जैसे ही डैनी को पता चलता है तो वो रोज जाकर अपनी बहन से बात करने लगता है, मगर वो रात में छुप कर जाता था। इसीलिए एड को अब कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि उनके घर के ऊपर चोरों की नजर है, जिस बारे में वो पुलिस में भी कंप्लेन करता है, लेकिन रिश्वत के पैसे ना खिला पाने की वजह से उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। इसीलिए तब कुछ सोचते हुए वो सबसे पहले अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस मांगता है और बाद में वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए घर में एक बहुत ही बड़ा रोबोट लेकर आता है, जिसको वो अपनी बॉडी से सिंक करके उसे किसी भी तरह से मूव करवा सकता था, जिसकी मदद से ही उसने रात में जाकर अपने घर के बाहर पहरा देना चालू कर दिया था। और एक दिन जब रात के समय में डैनी उनके गराज में अपनी बहन के पुराने खिलौने रख कर जाता है जो बच्चों ने उससे छीन लिए थे, तब अपने खिलौनों को लेने के लिए उसकी बहन भी गराज की तरफ जाती है। लेकिन इस बारे में एड को कोई भी अंदाजा नहीं था और तब उसको लगता है कि शायद घर में चोर आ गए हैं। इसीलिए वो अपने रोबोट की मदद से गैराज के गेट पर बहुत जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसकी बेटी की जान जाते जाते बचती है। एड की बीवी एड की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक आर्ग्यूमेंट होने लगता है। मगर उसी समय घर की लाइट चली गई थी और चेक करने पर पता चला था कि घर की वायरिंग पुरानी होने की वजह से उन्हें बदलवाने की जरूरत है। इसीलिए एड की बीवी एड से उस रोबोट को बेचकर घर की वायरिंग को सही कराने को बोलती है, लेकिन एड रोबोट को बेचना नहीं चाहता था। इसीलिए एड की बीवी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर अपने मायके में चली जाती है। डैनी को भी इस बारे में पता चल गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि ये सब बस उसकी सेल्फिशनेस की वजह से हुआ था, क्योंकि उसके पेरेंट अभी भी उस बेजान शरीर को अपना बेटा समझ रहे थे, जिसको सही करने की उम्मीद में ही उन्होंने अपने सारे पैसे गवा दिए थे। पर क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए डैनी भी घुट घुट कर इसी गिल्ट के साथ अपनी लाइफ को जीता रहता है। इसके थोड़े समय बाद थोड़ी सी मेहनत कर फाइनली उसको द लूप में भी जॉब मिल गई थी, मगर अब उसके 18 साल से ऊपर होने की वजह से उसके घर वालों ने भी उसे इंडिपेंडेंट बनने के लिए बाहर भेज दिया था। इस बात से कोल और ज्यादा परेशान रहने लगता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसने रस को खो दिया था और अभी उसके साथ उसका भाई याकूब भी मौजूद नहीं था। इवन अभी के लिए जब वो डैनी को याकूब समझकर उसे कॉल करने की कोशिश करता था या फिर अपने पास मिलने के लिए बुलाता था, तो हर बार डैनी काम का बहाना बनाकर उसे मना कर देता था।
जिस कारण कोल का मूड और ज्यादा खराब रहने लगता है और ये बात उसकी टीचर को समझ आ जाती है। तो वो कोल से सारी बातों को पूछने के बाद उसे एक बुक सजेस्ट करती है ताकि उसके अंदर और ज्यादा मैच्योरिटी आ सके। और तब कोल भी उस बुक को लेकर अपने घर पर पढ़ने लग गया था। तब उस समय पर लॉरेट भी उसके पास आकर उसको समझाती है कि बच्चों के बड़े होने पर उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्हें घर से बाहर भेजना पड़ता है और इसी वजह से याकूब को भी बाहर करा गया था। इवन बड़े होकर खुद कोल को भी बाहर जाना पड़ेगा ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर समझ सके कि एक फैमिली को असल में किस तरह से पाला जाता है। तब कोल भी इस बात को समझ गया था और अब जैसे ही लॉरेट उसके पास वो बुक देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि असल में बचपन के टाइम पर उसने भी उस बुक को पढ़ा हुआ था और उस बुक के बोरोवर कार्ड पर उसका नाम भी था। खैर अब अगले दिन तक कोल को वापस से याकूब की काफी ज्यादा याद आने लग गई थी, इसीलिए अब वो सीधा डैनी के फ्लैट के बाहर जाकर उसे बुलाने लगता है और डैनी को भी उस समय पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ का एक कार्यक्रम कैंसिल कर कोल से बात करनी पड़ती है। उससे बात करते हुए फाइनली डैनी ने उसके सामने सारी सच्चाई बता दी थी, जो जानकर कोल को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और साथ ही उसे डैनी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तब डैनी उससे माफी मांगते हुए उसको उस रोबोट की फोटो देता है जिसके अंदर अभी याकूब की सोल थी और उसको देखकर कोल को समझ आ गया था कि वो रोबोट काफी बार उसको ध्यान से क्यों देखा करता था, क्योंकि असल में वो याकूब ही था जिसको भी उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अब ये बात समझ आते ही तुरंत ही कोल इस बारे में लॉरेट को बताने के लिए कंपनी की तरफ जाता है, जहां जाकर उसको पता चलता है कि लॉरेट अभी किसी काम की वजह से दूसरे शहर में गई थी। मगर अब कोल याकूब से मिलने का वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही याकूब वाले रोबोट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, जहां पर थोड़ी ही देर में उसको वो रोबोट मिल भी गया था। उसको देखते ही कोल ने उसको तुरंत हक कर लिया था, जिससे अब याकूब को भी समझ आ जाता है कि कोल को अब सारी सच्चाई पता है। इसीलिए अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ गेम खेलते हुए बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। पर क्योंकि रोबोट का शरीर होने की वजह से याकूब बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने हाथों की मदद से जवाब दे रहा था। और क्योंकि अब कोल के पास याकूब को सही करने की सिर्फ उसकी मॉम ही उम्मीद थी, इसीलिए वो याकूब के साथ जंगल के रास्ते सिटी की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उन लोगों को एक जमी हुई नदी भी दिखाई देती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थे। पर अभी के लिए वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देकर उसको क्रॉस करते हुए वहां से चले जाते हैं। पर अब उनको चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी और अभी तक भी शहर नहीं आया था, इसीलिए कोल तब सोने के लिए थोड़ी देर जमीन पर ही लेट जाता है और याकूब भी उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उसके आसपास नजर रखने लगता है। फिर इसके बाद कोल की आंख खुलने पर वो वापस से याकूब के साथ शहर की तरफ बढ़ना चालू कर चुका था। पर रास्ते में उन लोगों को एक वाइल्ड रोबोट दिखाई देता है, जिसने कोल को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन कोल को बचाने के लिए याकूब उस रोबोट से लड़ाई करने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में अपनी मशीन पावर और साथ ही इंसानी दिमाग की बदौलत याकूब ने उस रोबोट को हरा दिया था। जिसके बाद अब वो दोनों एक बार वापस से आगे बढ़ने लग गए थे, लेकिन कोल ने अभी नोटिस नहीं करा था कि याकूब का एक पैर सही से काम नहीं कर रहा होता। इस बारे में उसको तब पता चलता है जब रास्ते में उनके सामने एक पेड़ आ जाता है और शुरू में याकूब अपना पैर उठाकर उस पेड़ को पार नहीं कर पा रहा होता। लेकिन याकूब जब उसको जबरदस्ती क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उस समय पर उसके दो हिस्से हो जाते हैं और इस बार फाइनली उसकी सच में पूरी तरह से डेथ हो गई थी। ये देखकर वैसे तो कोल काफी ज्यादा रोया था, लेकिन अभी एज अ मैच्योर चाइल्ड वो याकूब के फेवरेट पाइन कॉन्स को इकट्ठा करके उसकी बॉडी के चारों तरफ रख देता है ताकि वो उसको श्रद्धांजलि दे सके। और क्योंकि अब बिना याकूब के शहर में जाने का कोई भी मतलब नहीं था, इसीलिए वापस से वो अपने टाउन में आने लग गया था, जहां पर थोड़ी देर चलने के बाद उसे वो पहले वाली जमी हुई नदी भी मिल गई थी। लेकिन अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि अभी नदी का वाटर अच्छे से फ्लो कर रहा था। तब कोल उसमें अपनी बॉल को डालता है तो उसकी बॉल आगे जाकर वापस से पीछे वाले रास्ते से आ जाती है, जैसे कि वो नदी खुद भी किसी लूप में फंसी हुई हो। और सबसे अजीब घटना तो तब हुई थी जब कोल ने उस नदी को क्रॉस कर लिया था, क्योंकि उसके क्रॉस करते ही वो नदी वापस से एक बार जम जाती है और इसका मतलब साफ था कि नदी के दोनों तरफ अलग अलग समय मौजूद थे और हो सकता था कि वो नदी असल में कई सदियों बाद का बॉर्डर हो। खैर अभी चलते हुए डैनी के फ्लैट के पास पहुंचने पर कोल को सारी चीजें काफी ज्यादा बदली बदली सी लग रही थी। साथ ही जब वो डैनी को उसके फ्लैट से नीचे बुलाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि डैनी नाम का कोई भी बंदा अब उस फ्लैट में रहता ही नहीं था। ये बात जानकर तुरंत ही वो डरते हुए द लूप कंपनी के सामने जाता है, जहां का गार्ड भी अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था। मगर जैसे तैसे कोल ने उससे बात करके लॉरेट को कंपनी के बाहर बुलवा लिया था। लेकिन लॉरेट को देखकर तो उसके पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि लॉरेट अभी के लिए बूढ़ी हो चुकी थी और उसने चश्मा भी लगाया हुआ था। रियलिटी में बेशक से कोल के हिसाब से उसको गए हुए सिर्फ एक दिन हुआ था, मगर उस नदी को पार करने के बाद कोल के लिए तो टाइम रुक गया था, मगर रियल दुनिया में टाइम काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुका था।
इसलिए लॉरेट और बाकी सबको यही लगा था कि कोल भी पूरी तरह से गायब हो गया है। इसीलिए पास्ट में और ज्यादा गिल्ट फील होने की वजह से डैनी ने सबको सारी सच्चाई बता दी थी, जिसके बाद उन लोगों ने याकूब के रोबोटिक शरीर को भी किसी तरह से ढूंढकर श्रद्धांजलि दे दी थी। मगर काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी कोल उनको नहीं मिला था। फिर उसके कुछ समय बाद बीमारी की वजह से कोल की दादी की भी डेथ हो गई थी, जिसके कुछ समय बाद जॉर्ज भी चल बसा। ये सब जानने के बाद कोल को सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इतने समय से लॉरेट को अकेला रहना पड़ रहा था और उसमें सच में काफी ज्यादा बदलाव आ गया था। पर जैसा कि उसने अपने परिवार से वादा करा था कि वो अपने परिवार का साथ अब हमेशा देगी, तो उसने एंड टाइम तक सबका साथ दिया और कहीं ना कहीं उसको कोल के वापस लौटने की पूरी तरह से उम्मीद थी। इन सालों में बेशक से वो तो बूढ़ी हो गई थी, मगर कोल आज भी उसके लिए पहले की तरह ही काफी ज्यादा मासूम था। इसीलिए वो तुरंत ही उसको हक कर अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी के साथ आता है, जो कि असल में कोल से ही मिलने आया था। वो आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि डैनी था, जिसकी बेटी अब कोल से बड़ी थी और अभी कोल से बात करते हुए वो उससे बहुत ज्यादा हिम्मत करके याकूब के बारे में पूछता है, जिस पर कोल ने उसको बता दिया था कि याकूब ने कभी भी उसको किसी भी चीज का ब्लेम नहीं करा और डैनी सच में उसका बेस्ट फ्रेंड था। डैनी को भी ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अभी अपनी बेटी को कोल के साथ खेलने के लिए भेज देता है। उन दोनों ने जल्द ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से दोस्ती कर ली थी और लॉरेट को भी ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेशक से डैनी ने गलती करी थी, मगर अब वो अपनी गलती को पूरी तरह से सुधारने की कोशिश कर रहा था। वेल, यहाँ से गायब होने से पहले कोल जिस बुक को अपनी टीचर से लेकर आया था, वो उसको वापस करने के लिए अपने स्कूल में जाता है, जहाँ पर अपनी टीचर को देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसकी टीचर असल में बिल्कुल पहले की तरह लग रही थी। और तब जाकर उसकी टीचर उसको बताती है कि असल में वो बस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। उसको भी उसके दादा रस ने ही सेकंड जनरेशन ऑफ एआई रोबोट के रूप में बनाया था और उसको इंसानों जैसा चेहरा भी दिया था, ताकि पहली बात तो लोग उसमें और इंसान में फर्क ना समझ पाए और पहले की तरह कोई भी उसके अपीयरेंस को देखकर उससे बिल्कुल भी ना डरे। खैर, ये देखकर तो कोल के दिमाग के पूरी तरह से तोते उड़ गए थे, मगर उसे पता था कि रस सच में सेकंड जनरेशन ऑफ एआई रोबोट बनाने के लिए कितना ज्यादा बेताब था। इसीलिए उसे रस की क्रिएशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है और बाद में वो अपने घर पर जाकर अपनी माँ के साथ कुछ फोटो खींचने लगता है, क्योंकि एक समय पर उसकी दादी ने उसको समझाया था कि अगर उसे कोई मूवमेंट अच्छा लगता है तो उस समय पर उसे उस मूवमेंट को कैप्चर कर लेना चाहिए। और इसी बात को सोचते हुए वो तुरंत ही एक बड़े से टावर पर अपना कैमरा लेकर जाता है, जिसके ऊपर जाने पर वहां से उसको अपने सामने अपना फ्यूचर अच्छे से दिखाई दे रहा था। असल में वो टावर भी एक तरह का डिवाइस ही था, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने फ्यूचर को देख सकता है। और कोल अभी अपने सामने अपनी बीवी और अपने बच्चों को देखता है, जिनके साथ वो बहुत ही खुशी खुशी अपने घर में आया था। ये देखकर उसे समझ आ गया था कि अगर वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएगा तो फ्यूचर में वो पक्का बहुत ज्यादा खुश रहेगा। यही सोचते हुए वो उन लोगों की फोटो खींचता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। बाकी आप लोगों को कौन से कैरेक्टर की आदत आपके जैसी लगी, इसके बारे में भी जरूर कमेंट करना, क्योंकि वैसे तो मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, मगर आपके कमेंट के जरिए मैं आपकी आदतों के बारे में जान जाऊंगा। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।